गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है गर्भावस्था एवं प्रसव, मतलब प्रेगनेंसी एवं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी का मीनिंग क्या होता है। हमने 3 जर्म लेयर तक, मतलब कि 3 जनन स्तरों तक भ्रूण के विकास को पढ़ लिया है कि तीनों जनन स्तरें जो होती हैं उनसे कौन कौन से अंगों का विकास होता है। तो मनुष्य में अगर हम देखें तो मनुष्य में जो गर्भावस्था होती है वो 40 हफ्ते या 280 दिन की होती है। क्योंकि सभी जीवों में ये अलग अलग होती है। सभी जीवों में अगर गर्भावस्था हम देखें या भ्रूण का जो विकास होता है वो अलग अलग अवधि में पूर्ण होता है। तो चूँकि जो मनुष्य होता है तो मनुष्य में जो गर्भावस्था होती है उसे 4 प्रावस्था या 4 भागों में बांटा जाता है। प्रथम अवस्था जो होती है वो 6 से 7 दिन की होती है, जिसमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज मतलब विदलन होता है। कोशिकाएं जो होती है जो एक कोशिका होती है वो कई कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसे क्लीवेज कहा जाता है। फिर कोरक कुटी का निर्माण होता है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। फिर गर्भावस्था में भ्रूण का रोपण होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फिर द्वितीय अवस्था शुरू होती है जो लगभग 2 सप्ताह की होती है, जिसमें कि क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है, मतलब गैस्ट्रुला अवस्था आती है और इसी में न्यूरल प्लेट का निर्माण होता है। न्यूरल प्लेट जिसके द्वारा कि आगे जाकर मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं। इसके बाद जो अवस्था आती है इसके बाद तृतीय अवस्था आती है। तो तृतीय अवस्था जो होती है उसमें उसे भ्रूणीय अवस्था कहते हैं, जो कि कहाँ से चलती है, जो कि भ्रूण से लेकर अंत तक चलती रहती है। तो दूसरे महीने से ही शुरू होती है और दूसरे महीने से 9 मंथ या 40 हफ्तों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगर हम देखें तो हर जीव में गर्भावस्था या गर्भावधि जो होती है या गर्भ धारण से लेकर बच्चे के जन्म तक की जो अवधि होती है वो अलग अलग होती है, जिसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो अगर चूहे में ये हम देखें तो ये लगभग 20 दिनों का होता है। खरगोश में अगर हम देखें तो ये 30 से 32 दिन का होता है। जो डॉग होते हैं या कुत्ते जो होते हैं उसमें 50 से 60 दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है। गाय में 270 दिन का होता है, भैंस में 300 दिन का, मनुष्य में 280, घोड़े में 360 और गेंडे में 640 तथा हाथी में 650 दिन का ये गेस्टेशन पीरियड होता है। तो गेस्टेशन पीरियड में क्या होता है, गेस्टेशन जो पीरियड होता है उसके अंतर्गत जो बच्चा होता है या जो जीव होता है उसके अंगों का विकास होता है। तो प्राथमिक अंग तंत्र जो होते हैं उनका विभेदन होता है और अंतिम जो अवस्था होती है उसे भ्रूणकाल जब कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऊतकों से अंग का विकास होता है, मतलब पूरी तरीके से शारीरिक वृद्धि होती है। भ्रूण पहले छोटा होता है, फिर धीमे धीमे उसका शेप और साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो विकास के चौथे महीने के अंत तक संपूर्ण संरचनाएं आकार ले लेती है, मतलब बच्चे का पूरा शरीर जो आपको दिख रहा है ये पूरा कंप्लीट जो शरीर होता है पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। लगभग जब ये पूरी तरीके से विकसित होता है तो 5वें तथा 6ठे महीने में भ्रूण की जो होती है लंबाई तीव्रता से बढ़ती है, उसकी वृद्धि होती है, उसका साइज बढ़ जाता है और लगभग 15 सेंटीमीटर का ये लंबाई में बढ़ जाता है। इसके पश्चात जन्म तक भ्रूण की आकृति क्रमशः शिशु जैसी ही दिखाई देती है। तो लगभग 5वें से 6ठे महीने के अंत तक से लेकर अंत तक 9वें मंथ तक ये कैसी दिखाई देती है, भ्रूण बच्चे के आकृति का ही दिखाई देता है। अब इसके बाद आता है प्रसव। प्रसव की प्रक्रिया में क्या होता है, बच्चे के जन्म की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रसव प्रक्रिया या लेबर भी कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये स्त्री के यूटेरस में संपन्न होती है, जो कि महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, हार्मोन के स्तर में बदलाव के कारण ही ये प्रक्रिया होती है। तो जब एक तरह से देखा जाए तो जब लेबर की शुरुआत होती है, लेबर पेन होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, जो स्त्रियां होती है उनके रक्त में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो स्त्री हार्मोन होता है, जो स्त्रियों में ही स्रावित होता है। तो ये जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन जो होता है वो अगर तीव्रता से बढ़ता है तो ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्राव को प्रभावित करता है, उसको निरोधित कर देता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस में रहता है, ये स्रावित होता है जो प्लेसेंटा या अपरा जो होता है उससे स्रावित होता है। तो इसके कारण क्या होता है,
कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के स्त्रावण से इसकी वृद्धि के कारण ये प्रक्रिया होती है, जिसके कारण कि जो प्लेसेंटा होता है उससे प्रोजेस्टेरॉन का प्रभाव निरोधित होता है, मतलब रुकने लगता है। और जो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन गर्भ की पीयूष ग्रंथि पिंड को एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये जो होते हैं अगर प्रेरित हो गए तो इसके प्रभाव से क्या होता है, इसके प्रभाव से जो एस्ट्रोजन होता है उसका स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है। और अगर एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या होता है, जो गर्भाशय की दीवार है उस गर्भाशय की दीवार में क्या होने लगते हैं, संकुचन और शिथिलन होने लगता है। तो ये सब हार्मोन्स के प्रभाव से ही होते हैं और ये कुछ समय की ही प्रक्रिया होती है और ये अंत समय में प्रक्रिया होती है, जिससे कि अपने, और ये नेचुरल है, ये कोई करवाता नहीं है, ये अपने आप ही ये प्रक्रियाएं होती है। तो जिससे क्या होता है, गर्भाशय के जो एस्ट्रोजन का अगर उच्च स्तर हो गया तो गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वृद्धि होने लगती है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन में बता देती हूँ आपको कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, आप सभी को पता है कि हमारे मस्तिष्क वाले भाग में सेला टर्सी का जो गुहा होती है उसके अंदर पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है तो उस पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसको ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो गर्भाशय की दीवार को संकुचित और शिथिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसके कारण, जिसका मुख्य कारण हार्मोन्स का स्त्राव ही होता है। बिना हार्मोन स्त्राव की कोई भी प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव क्या करता है, इम्पल्स पहुंचाता है पीयूष ग्रंथि को कि आपको क्या करना है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट करना है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो जिसके कारण इसी के साथ ही जो अपरा द्वारा मुक्त किया गया रिलैक्सिंग हार्मोन है वो कहाँ पहुंच जाता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस पेशियों में पहुंच जाता है और उसको क्या करने लगता है, संकुचित और शिथिल करने लगता है। जब ये संकुचित और शिथिल होती है तो जो गर्भाशय की ग्रीवा है वो फैल जाती है। ग्रीवा फैलेगा तो क्या होगा, जो बच्चा होता है वो कहाँ आता है, प्रसव पीड़ा के कारण शरीर से बाहर आता है, क्योंकि गर्भाशय में लगातार संकुचन और शिथिलन होते हैं। तो इसे ही वास्तविक प्रसव पीड़ा बोला जाता है, जो लगभग 15 से 20 मिनट की होती है, जिसमें तेजी से अगर लेबर पेन होते हैं तो लगभग 4 से 24 घंटे की प्रसव पीड़ा के बाद जो शिशु होता है उसका जन्म हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सर्वप्रथम शिशु के सिर का दबाव ग्रीवा पर पड़ता है तो उसका सिर बाहर आता है, फिर धीमे धीमे उसका शरीर का अन्य जो हिस्सा होता है वो शरीर से बाहर आ जाता है। और उसी समय में क्या होता है, जो मदर होती है उसके शरीर से प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। तो प्लेसेंटा निकल कर बाहर आ जाता है तो इसे आफ्टर बर्थ बोला जाता है। कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि आफ्टर बर्थ है, तो मतलब कि आफ्टर बर्थ का मतलब ये होता है कि बच्चे के जन्म के लगभग 10 मिनट बाद क्या होने लगता है, शरीर से जो प्लेसेंटा होता है वो भी बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम पार्चुरेशन बोलते हैं और इसी को ही एक तरह से बोला जाता है लेबर या चाइल्ड बर्थ प्रोसेस। अब नेक्स्ट होता है लैक्टेशन। चूँकि कुछ ही समय बाद क्या होता है, जो मदर होती है या माता जो होती है उससे दुग्ध का स्त्राव होने लगता है, तो ये भी हार्मोन के स्त्राव के कारण ही होता है। और क्यों होता है ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं वो दुग्ध उत्पादन के लिए या दुग्ध का निष्कासन करती है या दुग्ध का स्त्राव कहती है, जिसे लैक्टेशन बोलते हैं। महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि बच्चे के लिए पोषण, न्यूट्रिशन और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए माता का दूध ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसी समय क्या होता है, जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके अग्रपिंड द्वारा प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन का स्त्राव होता है, जिससे कि स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्राव होने लगता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है उसमें 3 लोब होते हैं, जिसको कि हम अग्र लोब, मध्य लोब और पश्च लोब बोलते हैं। तीनों ही लोब अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस समय जब दूध का स्त्राव करना होता है तो उस समय क्या, बच्चे के जन्म के समय क्या होता है, इम्पल्स पहुंचते हैं मस्तिष्क तक,
तो मस्तिष्क के अग्रभाग जो होता है उससे लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्त्राव होता है, तो जिससे कि जो मदर होती है या माता जो होती है उसकी स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का स्त्राव प्रेरित होता है। तो गर्भावस्था के दौरान भले ही प्रोलैक्टिन के स्तर में वृद्धि हो जाए फिर भी दुग्ध उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रोलैक्टिन के प्रभाव को निरोधित करता है। तो कुछ समय तक ऐसा होता है कि दूध नहीं आता है, तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है शरीर में प्रोजेस्टेरॉन की क्या प्रभाव। तो जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है वैसे वैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रभाव बढ़ता है और दुग्ध का स्त्राव बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्राव जो है वो लेवल या फिर उसका स्तर जो है वो अगर कम नहीं हुआ तो फिर दुग्ध का स्त्राव नहीं होता है। तो उसी कारण से ये जब बच्चा जो होता है वो फीडिंग करता है तो अपने आप दूध का स्त्राव होने लगता है। और ये किसके कारण होता है? ये होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। तो कभी कभी पूछते हैं कि लैक्टेशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्तन ग्रंथियों या दुग्ध ग्रंथियों द्वारा दुग्ध के स्त्राव को लैक्टेशन बोलते हैं। और ये किस हार्मोन के स्त्राव के कारण होता है? ये होता है जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके अग्रभाग से स्त्रावित होने वाले हार्मोन प्रोलैक्टिन के कारण होता है, जिससे कि दुग्ध संश्लेषण या दुग्ध के स्त्राव को प्रेरित करता है। अब क्या होता है? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से जो स्तन वाहिकाओं में दुग्ध मुक्त होता है, ऑक्सीटोसिन का भी स्त्राव रहता है। हमने पहले पढ़ा कि पश्च ग्रंथि द्वारा भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित होता रहता है, तो उसके प्रभाव से भी क्या होता है? दुग्ध का स्त्राव होता है। तो स्तन की ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित दुग्ध तब तक संग्रहित होता है जब तक शिशु द्वारा सक्रिय स्तनपान किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा स्तनपान करता है या फीडिंग करता है तो उसके द्वारा जो इम्पल्स पहुंचते हैं तो उसी के कारण क्या होता है? एक तरह से स्तनों में दूध का निष्कासन या दूध का संश्लेषण होता है। तो ये आपके एक तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें केवल एक ही टॉपिक मुझे और समझाना है आपको, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में मुझे आपको समझाना है ऋतुस्राव या रजोस्राव, एक टॉपिक और बच गया है जो मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन